Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter changing cultural tradition. Class 11th history chapter changing cultural tradition. My dear student, in this chapter we study the different topic. I hope you have remember about all the topic which we study. हम जिसके बारे में पढ़े, हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ा, जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया, उन सभी के बारे में आपको अगर याद होगा, दिमाग पे अगर थोड़ा भी जोर डालेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ और बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और फिर हम लोग आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और फिर आज कंप्लीट रूप से एक चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इटली और आसपास के छोटे छोटे जो शहर थे उनका विकास हुआ। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बात की। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने बात किया था कि जैकब बर्कहार्ट जो लियोपोल्ड वन रांके के डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उन्होंने पहली बार यूरोपियन हिस्ट्री में ये बात प्रूव करने का प्रयास किया कि सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ही हिस्ट्री नहीं होती, वरन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी हिस्ट्री का पार्ट माना जाना चाहिए। नो डाउट टू से दैट इट वाज द वन ऑफ द innovative idea that was tried to introduce by जैकब बर्कहार्ट एंड उन्होंने इसको अपने बुक द सिविलाइजिंग ऑफ द रेनेसांस ऑफ इटली 1860 में जो बुक उनकी आई, उसमें उन्होंने इसको अपने इस आइडिया को, अपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने का प्रयास किया। उनकी बुक 1860 में पब्लिश हुई। मैं एक बार फिर आपको उस बुक का नाम बता दे रहा हूँ, जो आपको शायद मेरी पुरानी क्लास में आप देखें तो आपको मिल जाएगा, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली। तो इटली में एक बार रेनेसांस या रेनेसा या पुनर्जागरण की बात कहते हैं। इवन उनके टीचर लियोपोल्ड वन रांके कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, आपको उन चीज़ों को माइंड में रख के इसको बनाना चाहिए जो बहुत ही हेल्पफुल होगा, किसके लिए, आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज करने का प्रयास किया और फिर उन्होंने 14th और 17th सेंचुरी के बीच के तमाम सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को लिया और यहीं से शुरू होता है आपके चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आई होप कि अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से इटली का पुनर्जागरण हुआ, इटली में किस तरीके से, क्यों इस चैप्टर का नाम चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन है। क्योंकि अब जैकब बर्कहार्ट जैसे लोग ये मानने लगे थे कि हमें यूरोप का इतिहास, हमें इटली का इतिहास एक नए तरीके से पढ़ें, जिसमें सिर्फ राजनीतिक बातें न हो, राजाओं से संबंधित कथा कहानियां
उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनके हार, उनकी जीत ही तक सीमित ना हो, बल्कि इसके आगे निकल करके वो सामान्य लोगों के विचारों को, सामान्य लोगों के जो उनकी स्पेशलिटी थी, उन्हें वो एक्सप्लेन करे, उन्हें वो बताए। इतिहास इससे भी बताया जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप, आर यू गेटिंग what I am saying in my class? My dear student, I try to teach you that first time during 1814, the new innovative thinkers, scholars who felt first time that only the political history is not the complete history, we have to study on the culture aspect also. And we mentioning the name of Jacob Burckhardt, who wrote the book The Civilization of the Renaissance of Italy. In this book, in this topic, in this, I mean to say that with the help of this book, Jacob Burckhardt tried to prove that the cultural aspect is must for history, not only the political aspects. During 14th to 17th century, the great work which was done by such type of scholars, and after all, a new ideology which was introduced in the European history. Okay, in that point, we had studied all that point, so there is no need to explain a lot about that. Okay, next point what we read, the revival of Italian city. Second point which we studied, the revival of Italian city. अगर आप सिटी की बात करें, या हम सिटीज कहते हैं, इटली के शहरों का विकास कैसे हुआ, रिवाइवल हुआ, पुनरुत्थान हुआ। दो शहरों की बात इसमें करता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एंड इंटरेक्शन विद द इस्लामिक culture, the new type of changes that was introduced in where? Italy. With the expansion of trade between Byzantine Empire and Islamic culture, the Italian city was revived in a new way, the coastal city, which was situated in the Mediterranean Sea, that was flourished on the very डिफरेंट वे, नए तरीके से उसका विकास हुआ, नए नए नगर बने, और अब इन नगरों ने पुराने नगरों का स्थान ले लिया। अब ट्रेड ने, व्यापार ने एक नई संस्कृति, साझा संस्कृति का विकास किया, जहां पे रोमन कल्चर के साथ साथ इस्लामिक कल्चर के भी एक साथ इंटीग्रिटी दिखाई देती है, समन्वय दिखाई देता है। 13th सेंचुरी के पहले एक लंबा काल युद्ध के लिए चल रहा था, क्रूसेड्स के लिए चल रहा था। फिर इस्लामिक कल्चर और क्रिश्चियनिटी का आपस में द्वंद्व, और फिर एक काल का अंत। आपने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक काल विशेष के दौरान मिडिल एरा को बांटा गया था। डार्क एज को याद करिए। इस डार्क एज में क्यों नहीं हिस्ट्री समझ में आई? क्योंकि ये वो काल था, संक्रमण का काल था, कंजेशन पीरियड था। इस समय तमाम सारी सभ्यताएं एक दूसरे के बीच, स्पेशली मुस्लिम और ईसाई दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे धर्म के विस्तार के लिए। लेकिन 14th और 17th सेंचुरी के बीच का काल इन सारी चीजों का एक हल निकला।
After the fall of the Western Roman Empire, many of towns that had been the political and cultural centers of Italy fall into ruin, and then after the new type of cities that was revived. And why that type of city revived? Because with the expansion of the trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the port of the Italy coast revived. From the 12th century, as the Mongol opened up trade with China, the Silk Route, as trade with Western European countries also increased, the Italian towns played a center role. Why? Because as I inform you, that was situated on the sea, so samudra ke kinare the, that was the port city. And I hope you have remember, I mentioned the two names, Geneva and Venice. And then after one city also, Florence. Especially Geneva and Venice, it was totally different from the other city of the Europe and Italy also. Why? Because Geneva and Venice, this was not controlled by lord or manor or clergyman. I mean to say that these cities were not controlled by the king or the religious people. It was controlled by merchants and traders. How strange. It means, my dear student, you have to remember that that was a time when the new type of changes introduced in the European scenario, especially Italy. That's why I am saying this chapter name was Changing Cultural Tradition. सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव आ रहे थे, और ये सांस्कृतिक परंपराएं बदल रही थीं। कैसे? इन्हीं नव विचारों के द्वारा, रेनेसांस के द्वारा, रीबर्थ के द्वारा, और फिर इंटीग्रिटी जो इस्लामिक और बाइजेंटियन एम्पायर के बीच हो रही थी, दोनों के बीच अंतर संबंधों के द्वारा, और इन सब में व्यापार ने महत्वपूर्ण रोल निभाया, ट्रेड ने महत्वपूर्ण रोल निभाया, और दो शहर वेनिस और जिनेवा ऐसे शहर के रूप में विकसित हुए जो शहर राजाओं के द्वारा नहीं, चर्च के द्वारा नहीं, बल्कि व्यापारियों के समूह या मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। The citizen of this city, they felt proud to call him as a citizen of the Venice or citizen of the Geneva. वो अपने को वेनिस और जिनेवा का नागरिक कह के अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। They felt very proud as a citizen of that cities. Even that city was controlled by the army dictator, though the citizen of this city अपने को अपने इस नगर का नागरिक कह के पुकारते थे। That is the speciality, that was the changes which we studied. Next topic हम लोगों ने पढ़ा था the universities and humanism. Third topic था यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म, विश्वविद्यालय और मानविकी। यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट वी रीड इन दैट टॉपिक, ह्यूमनिज्म एंड universities? My dear student, if you will minutely observe this topic, that here are two words mentioned, university and humanism. सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की, first time in Europe where this university is established. That is the first point. Second point, why we read the second point, second topic, that is humanism. So, first point, let me explain
The universities, the Padua University was the first university which was established in Italy during 14th century, my dear student, and then after Volgana universities. This was the university which was established in the starting period when the Renaissance was introduced. That was the important thing, my dear student. ये महत्वपूर्ण बात थी, ये आपको नहीं बोलना चाहिए. इन पे हमने विस्तार से बातें की थी. और ये विश्वविद्यालय अपने यहाँ कई सारे विषयों का अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो गए. अब यहाँ इस विश्वविद्यालयों में तमाम सारे विषय पढ़ाए जाने लगे जो मानविकी के थे, ह्यूमनिज्म के थे. जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड और कि जब यूनिवर्सिटीज खुली तो यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाएगा. Okay, let me explain again. The earliest university in Europe had been set up in Italy town. The University of Padua and the Volgana had been the center of legal studies from the 11th century. 11th to 13th century, that was the time when the huge amount of, we cannot say the particular word use, but we use the word, it was the starting phase when the universities type institution was established during 11th century to 13th century in Europe. The Padua University was the first university. Padua University first university थी जो इटली में established हुई. बाद में बोलगाना बनी और तब जाके कहते हैं कि there was the increasing demand for the lawyers and notaries in the communications of the solicitor and record keeper to write and interpret rules and written agreements without which trade on a large scale was no possible. Law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift in the emphasis. It was studied in the context to earlier Roman culture. My dear student, विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूनिवर्सिटीज खुले. क्योंकि ये शहर आपको भूलना नहीं चाहिए. मैंने इसके पहले के टॉपिक में जब बात की रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटी, where I taught you that the new city that was revived. Why? Because of the trade. So that's why it was the requirement of the trade to what? किसकी जरूरत थी? The huge amount of the liars, the what? Record keepers, interpreters. I mean to say that कि इस तरह के तमाम सारे लोगों की आवश्यकता थी. इनको ट्रेन करना था, इनको शिक्षित करना था, एजुकेट करना था कि वो व्यापार के लिए क्या बने, हेल्पफुल बने. और वो कैसे बनेंगे? वो तभी बन सकते हैं जब उनके पास इस तरह की एजुकेशन हो, इस तरह की शिक्षा हो. और ये शिक्षा कैसे होगी? विश्वविद्यालयों के द्वारा. जब कहता है पेट्रार्क की बात करता है और कहता है कि वो खुद एक स्कॉलर था. Francisco Petrarch represented this change to Petrarch. Antiquity was the distinctive civilization which could be best understood through the actual word of the ancient Greek and Roman. He therefore sees to importance of the close trading of the ancient authors. Here, second word which is very important, which we have to discuss, the humanism. Humanism, this is the famous word. ह्यूमनिज्म को ऐसे समझिए, कैसे बना? लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास से बना. ह्यूमैनिटास से ह्यूमनिज्म बना. और इसी ह्यूमैनिटास जो शब्द थे, कहता है कि दिस वाज द कल्चर विच हिस्टोरियन in the 19th century were to label humanism. By the early 15th century, the term the humanist was used for master who taught grammar, rhetoric, poetry,
history and the moral philosophy. The humanism, the humanist, the Latin word humanitas, from which humanities was derived, had used many centuries ago by the Roman lawyer, the essayist Cicero, 106 to 43 BC, a contemporary of Julius Caesar. To main culture, this subject was not drawn from the connected with religion and emphasize the developed the individuals through the decision and debate. I hope you are getting what I am doing. The humanism give the facility for the common people to understand what is right and what is wrong on the basis of their logical approach. He can debate on the every and each section where he confused. With the help of humanism, with the help of these subjects, it provides us the facilities for the common people. And so, the role of humanism, that was very important. As I inform you, the master of the grammar, rhetoric, poetry, moral philosophy, they called humanist. And humanist word derived from humanitas, that was the Latin word. This word was used first time Cicero, who was the lawyer and essayist. He was contemporary of Julius Caesar. My dear student, ऐसा नहीं था कि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। 15th सेंचुरी में जिस शब्द का प्रयोग होने लगा, ऐसे व्यक्ति के लिए जो ग्रामर का शिक्षक हो, जो ग्रामर के बारे में जानकारी रखता हो, जो पोइट्री पढ़ाता हो, जो मोरल फिलॉसफी के बारे में बात करता हो, और जो इनके अतिरिक्त लॉ, लीगल नॉलेज के बारे में इंटरप्रिटेट करता हो, डिस्कस और डिबेट के आधार पर लॉजिकल हाइपोथेसिस देता हो, उसके बारे में ह्यूमनिस्ट कहा गया, उसे लेबल लगा दिया गया उसे। लेकिन ऐसा नहीं था। ह्यूमैनिटीज वर्ड का यूज इससे हजारों साल पहले एक एसेइस्ट जूलियस सीजर का कंटेम्परेरी सिसरो ने किया था, जो लायर था, एसेइस्ट था, उसने ह्यूमैनिटीज वर्ड का यूज किया था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। फोर्थ टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जोर डालिए दिमाग पे, थोड़ा सा सोचिए, आपको मालूम चलेगा इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको जरा सा याद होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से मिडिल एरा को बांटा गया, मध्यकाल को यूरोप के खंडों में तोड़ा गया। और यहीं पे मैंने आपसे कहा था 5th to 9th century that was dark age, and 9th to 11th century that was early middle age. 9 to, have you remember 9 to 11th century, the early middle age, and 11th to 14th century the late middle age, and 14th century onwards that is called modern age. तो यहाँ पे 5 to 9th century that was called what? Dark age of European history. 9 to 14th early age of middle era in Europe. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने काल विभाजन को देखा था। यूरोप के मध्यकाल को हमने बांटा था। मध्यकाल की शुरुआत को हमने 5th सेंचुरी से लेके चला था। भारत में और यूरोप में यही अंतर है। इंडिया में मध्यकाल कब आया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत पे जब मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया 1192, पानीपत का मैदान, तराइन का मैदान, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 1191 एडी से भारत में हम मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं। लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग ये भी है जो कहता है कि भारत पे दाहिर के आक्रमण से, दाहिर जो सिंध का, दाहिर जो अरेबियन इन्वेडर्स था, जिसने सिंध पे अटैक किया, उसने सिंध को जीता और यहां से भारतीय इतिहास को एक मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं कुछ इतिहासकार।
मतलब 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी से भारत में मध्यकाल। लेकिन अधिकांशतः विद्वान कहते हैं कि 12th सेंचुरी की स्टार्टिंग से भारत में मिडिल एरा की स्टार्टिंग होती है, मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट किया जाता है। लेकिन यूरोप में 5th सेंचुरी एडी से मिडिल एरा स्टार्ट हो रही थी। इवन द 5th to 9th सेंचुरी दैट वाज कॉल्ड 5th to 9th सेंचुरी, 5 से 9, 5 to 9 सेंचुरी डार्क एज के रूप में जानी जाती है। और फिर 9 से 14th सेंचुरी ये अर्ली मिडिल एज के, अर्ली मिडिल एरा के रूप में जानी जाती है। और फिर 14 टू, इट मीन्स अगर ऐसे करें कि 9 to 11th और 11 to 14th, आसानी से समझिए। 5 to 9 डार्क एज, 9 to 11 अर्ली मिडिल एज, और 11 to 14 लेट मिडिल एज, और 15 onward that is modern age. According to European historian, they categorize the whole history in three part, especially middle era को, मध्य काल को उन्होंने 3 भागों में बांटा। भारत में इसके विपरीत हमने जैसा आपसे कहा कि 1191-92 तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, भारत में तुर्कों का आगमन हो गया और यही सल्तनत स्थापित होता है और सल्तनत काल की स्टार्टिंग हो जाती है। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर अल्तमस, रजिया, फिर उसके बाद पूरी इलबारी वंश के बारे में एक लंबा इतिहास, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो इस तरह की तुगलक सल्तनत खत्म होते ही 16th सेंचुरी में 1526, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी कहे तो ज़्यादा बेटर है, 16th सेंचुरी में भारत में मुगलों का आगमन, और मुगल फिर कब तक, 1707 तक, और फिर यहीं पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो 1707 के बाद भारत में मॉडर्न एरा शुरू होती है, मतलब 18th सेंचुरी में, और यूरोप में मॉडर्न एरा 15th सेंचुरी में। 300 साल पहले यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर गया, जबकि भारत अपने आधुनिक काल में प्रवेश किया 300 साल बाद, इट मीन्स 18th सेंचुरी में। लेकिन एक चीज आपको नहीं भूलना चाहिए, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, दैट द कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल। वी कैनॉट कैटेगराइज हिस्ट्री इन डिफरेंट एरा, भिन्न भिन्न कालों में हम इतिहास को नहीं बांट सकते, ना ही हम उसको उस तरह से एक्सप्लेन कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम काल खंडों में बांट के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इतिहास कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये तो जेम्स मिल था जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे, जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री को मुस्लिम हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री इट मीन्स ब्रिटिश हिस्ट्री के नाम से बताया। तो जो ये काल विभाजन किया उसने तो अपने अकॉर्डिंग किया। इतिहास को काल खंडों में बांट के अध्ययन नहीं किया जा सकता। दिस इज द वन एंड वन स्टेट विच इज गिवन बाय मी। एक लाइन में कह रहा हूं, इतिहास का अध्ययन काल खंडों में बांट के नहीं कर सकते। इतिहास एक समग्र अध्ययन है, हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अकबर को पढ़ा तो हमने अशोक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हमने गांधी को पढ़ा तो हमने हिटलर को छोड़ दिया, गांधी को पढ़ा तो हमने सिकंदर को नहीं पढ़ा। हमें पूरा पढ़ना है, और इनके बाद भी हमें इतिहास में उन कालखंड को भी पढ़ना है जब पृथ्वी पर मानव का विकास हो रहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था। You have to remember your first chapter is from beginning of the time where you have to read about the human evolution, and thereafter step by step the Mesopotamian culture, early empire, and then after the Roman Empire and Islamic Central Islamic land and the Mongols nomadic empire, and after we had कहाँ पहुँच जाते हैं हम उस एरा में पहुँच जाते हैं जो इतिहास को एक नए रूप में व्याख्यायित करते हैं। और फिर रिवोल्यूशन, और फिर हम लास्ट तक आते आते डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल टू मॉडर्नाइजेशन तक आके हम लोग अपना पूरा 11th का सिलेबस खत्म करते हैं। इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद का टॉपिक है द साइंस एंड फिलॉसफी। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, अगर आपको याद हो, दी साइंस एंड फिलॉसफी, द साइंस एंड फिलॉसफी। हमने इसमें क्या पढ़ा? साइंस एंड फिलॉसफी में
हमने साइंस एंड फिलॉसफी में कुछ चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया। जैसे क्या थे साइंस फिलॉसफी, हमने यहाँ पे कहा था किस तरीके से अरबिक स्कॉलर्स ने ज्ञान को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया, किस तरीके से उन लोगों ने ज्ञान को स्थायी बनाया। एक महत्वपूर्ण बात थी ज्ञान को एक नई दिशा और दशा देने की, जिसको उन्होंने किया, जिसको इन लोगों ने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो ये पूरा का पूरा एक पूरा सिनेरियो जिसमें मैंने नाम लिया था इब्न सीना, इब्न रसूद, और इसके अलावा ये वो दौर था जब अरबी विद्वानों ने सीधे ग्रीक और रोमन पुराने विद्वानों की किताबों का बुक्स को अरेबिक फॉर्म में ट्रांसलेट किया। और फिर लेटर इट इज वेरी interestingly matter with us that when we aware of that, the European scholar again translated the Arabic, I mean to say that work, Arabic scholars work which they did in past. मतलब जो अरब इतिहासकारों ने, जो अरब लेखकों ने ग्रीक और रोमन बुक को ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद रखा, प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, बाद में यूरोपियन इतिहासकारों ने उसको फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण थी। तो यहां से आप उन टॉपिक को पढ़ें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। किसका है ये? हमारा ये था। वाह, मजा आ गया। साइंस क्लास में टीचर है। साइंस क्लास